Bhavna Sani and I'm back with a new video for class 10th, and in this video I am starting with the important questions of the age of industrialization topic 3. Alright, जिसने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है और बाकी वीडियोस के क्वेश्चन आंसर्स बाकी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखे हैं, kindly see it in the link in the description box. So let's get started with this topic's question answers. So the first question of topic 3 could be, it is famously said that before the age of mechanized industries, Indian textile ruled and dominated the international market. Who were the participants in this trade? Elaborate on this using appropriate example. तो ये क्वेश्चन ये है कि बोला जाता है कि मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रीज से पहले, मशीनरी आने से पहले जो इंडियन टेक्सटाइल है वो रूल कर रही था, वो डोमिनेट कर रहा था इंटरनेशनल मार्केट में. तो इसके पार्टिसिपेंट्स कौन थे इस ट्रेडिंग के, एंड इसको एक्सप्लेन करना है विद द इलैबोरेटिव एग्जांपल. ठीक है, सो यही बताना है कि एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री, सिल्क और कॉटन गुड्स जो इंडिया के थे वो डोमिनेट कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में. फिर बताना है कि जो कॉर्ड्स और कॉटन थी वो प्रोड्यूस करी जा रही थी काफी सारी कंट्रीज में, एंड जो फाइन वैरायटी ऑफ कॉटन थी वो सिर्फ इंडिया में प्रोड्यूस करी जा रही थी. आर्मेनियन पर्सियन मर्चेंट्स वो क्या कर रहे थे, पंजाब से गुड्स खरीद रहे थे और उसको अफगानिस्तान में, ईस्टर्न पर्सिया में और सेंट्रल एशिया में बेच रहे थे. ठीक है, गुड्स को कैसे कैरी किया जाता था? ऑन द कैमल्स बैक, वाया द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स, थ्रू माउंटेन पासेस एंड अक्रॉस डेजर्ट. ठीक है, सी ट्रेडिंग भी होती थी. कहाँ से हो रही थी? सूरत ऑन द गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ एंड द रेड सी पोर्ट. मसूलीपट्टनम की बात करूँ जो कोरोमंडल कोस्ट में है, हुगली की बात करूँ जो कि बंगाल में है, दे हैड द ट्रेड लिंक विद साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स. ठीक है, उसके बाद ये भी बताना दैट देयर वाज वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स जो इसमें इन्वॉल्व थे, इस नेटवर्क ऑफ ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे. वो क्या कर रहे थे? दे वर फाइनेंसिंग द प्रोडक्शन, वो गुड्स को कैरी कर रहे थे एंड दे वर सप्लाइंग दोज गुड्स टू द एक्सपोर्टर. तो जो सप्लाई मर्चेंट थे, सप्लाई मर्चेंट जो मैन्युफैक्चरर से लेके एक्सपोर्टर तक गुड्स को सप्लाई करते थे, वो क्या करते थे? वो पोर्ट टाउन्स को, मतलब उन टाउन्स को जहाँ पे पोर्ट है उसको बाकी कंट्री के इनलैंड रीजन से कनेक्ट कर रहे थे. ठीक है, तो दे गेव एडवांस. सप्लाई मर्चेंट क्या करते थे? वीवर्स को एडवांस देते थे, उनसे वूवन क्लोथ्स को प्रोक्योर करते थे. ठीक है, एंड उनको पोर्ट्स तक ले जाते थे टू सप्लाई इट टू द एक्सपोर्टर. ठीक है, एंड एट द पोर्ट बड़े बड़े शिपर्स बैठे होते थे, एक्सपोर्ट मर्चेंट्स बैठे होते थे, जिनके ब्रोकर्स क्या करते थे? प्राइस को नेगोशिएट करते थे जो उन सप्लाई मर्चेंट से जो इनलैंड से वूवन क्लोथ्स लेके आके एक्सपोर्टर को देते थे. तो इसमें सिर्फ यही एक्सप्लेन करना है. ऑल राइट, then moving towards the next question. Our next question says that why was the network controlled by Indian merchants breaking down by 1750s? 1750s तक जो भी इंडियन मर्चेंट का कंट्रोल था नेटवर्क पे वो कम क्यों होता जा रहा था? तो इसमें ये बताना है कि 1750s तक जो ये नेटवर्क था इंडियन मर्चेंट का, ठीक है, इट वाज ब्रेकिंग डाउन. व्हाई इट वाज ब्रेकिंग डाउन? क्योंकि यूरोपियन कंपनीज ने पावर को गेन कर लिया था. ठीक है, फ्रॉम द लोकल कोर्ट्स, और उनको मोनोपोली मिल गई थी इंडिया में राइट टू ट्रेड की. ठीक है, द यूरोपियन कंपनीज ग्रेजुअली गेन पावर फॉर सिक्योरिंग अ वैरायटी ऑफ कंसेशन फ्रॉम लोकल कोर्ट्स, देन द मोनोपोली राइट्स टू ट्रेड. दिस रिजल्टेड, इसकी वजह से क्या हुआ? जितने भी ओल्ड पोर्ट्स थे वहां से एक्सपोर्ट होना कम हो गया. ठीक है, जैसे सूरत और हुगली था, ठीक है, जहां से लोकल मर्चेंट्स ऑपरेट कर रहे थे उसका काफी डिक्लाइन हुआ. दिस रिजल्टेड इन अ डिक्लाइन ऑफ ओल्ड पोर्ट्स ऑफ सूरत एंड हुगली थ्रू विच लोकल मर्चेंट्स हैड ऑपरेटेड. राइट, तो जो एक्सपोर्ट था इन पोर्ट से, पुराने पोर्ट से काफी ज्यादा गिर गया, फेल ड्रामेटिकली. ठीक है, द क्रेडिट दैट हैड फाइनेंस द अर्लियर ट्रेड दे बिगेन ड्राइंग अप. वो क्रेडिट भी वापस नहीं मिल पा रहा था और जो लोकल बैंकर्स थे वो बैंकरप्ट हो गए थे. सो एक्सपोर्ट फ्रॉम दीज पोर्ट्स फेल ड्रामेटिकली, द क्रेडिट दैट हैड फाइनेंस द अर्लियर ट्रेड बिगेन ड्राइंग अप एंड द लोकल बैंकर्स स्लोली वेंट बैंकरप्ट. ठीक है, उसके बाद इन द लास्ट ईयर्स ऑफ द 17th सेंचुरी जो ग्रॉस वैल्यू थी ट्रेड की,
ठीक है, सूरत में अराउंड ₹16 मिलियन का एक्सपोर्ट होता था, बट इट वाज डिक्लाइन टू 3 मिलियन इन 1740s। ओके, तो जब सूरत और हुगली पोर्ट का डिक्लाइन होता जा रहा था, तो बॉम्बे, कैलकाटा में पोर्ट्स खुले थे जिनका व्यू काफी ज्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, द पीपल वर शिफ्टिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम ओल्ड पोर्ट टू न्यू पोर्ट, एंड न्यू पोर्ट में जब शिफ्ट हुआ था, सो इट वाज इंडिकेटर की यूरोपियन पावर काफी ज्यादा बढ़ रही है, कॉलोनियल पावर काफी ज्यादा बढ़ रही है। सो जो ट्रेडिंग हो रही थी न्यू पोर्ट से, इट वाज कंट्रोल्ड बाय यूरोपियन कंपनीज, एंड जो ट्रेडिंग हो रही थी इट वाज कैरिड इन यूरोपियन शिप्स ओनली। ठीक है, तो जितने भी ओल्ड ट्रेडिंग हाउस है वो कोलैप्स हो गए। ठीक है, एंड जिनको सरवाइव करना था, दे हैड टू ऑपरेट थ्रू यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ओनली। ऑल राइट, क्लियर। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर को कंसोलिडेट कैसे किया फॉर मोनोपोली राइट टू ट्रेड इन इंडिया। अगर इसको मैं इजी वे में बोलूँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली राइट टू ट्रेड इन इंडिया जो पहले यूरोपियन पावर्स के पास थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे मिली। राइट, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर मिली आफ्टर 1760s। राइट, तो ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज जो थी वो एक्सपैंड नहीं हुई थी, और इंडियन फाइन टेक्सटाइल जो था उसकी काफी ज्यादा डिमांड थी यूरोप में। ठीक है, सो द कंपनी वाज कीन ऑन एक्सपैंडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अब पॉलिटिकल पावर बनने से पहले, बिफोर एस्टैब्लिशिंग द पॉलिटिकल पावर इन बंगाल एंड कर्नाटक, कर्नाटक इज इन साउथ इंडिया। ठीक है, 1760s में और 1770s में ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी डिफिकल्ट लगा फॉर कि उसको रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स मिलेगा फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, काफी डिफिकल्टी से मिल रहा था। तो फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज और जितने भी लोकल ट्रेडर्स थे, दे कम्पीटेड इन द मार्केट टू सिक्योर वुवन क्लोथ्स। एंड जो वीवर्स और सप्लाई मर्चेंट बार्गेन कर पाते थे, दे ट्राई सेलिंग द प्रोड्यूस टू द बायर जो सबसे ज्यादा बिडिंग करता था। तो हमारे पास कितने बायर्स है, हमारे पास फ्रेंच है, डच है, पोर्चुगीज है, लोकल ट्रेडर्स है। तो इन सब में से जो सबसे ज्यादा बेस्ट बिडिंग करता था, उन्हीं को वो गुड मिलता था। ठीक है, बैक टू लंदन, जितने भी कंपनी ऑफिशियल्स थे उन्होंने कंटिन्यूसली कंप्लेन किया कि भाई रेगुलर सप्लाई नहीं आ रही है, हाई प्राइसेस आ रहे हैं। तो इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने कॉर्नेटिक वार किया अदर कंपीटिंग कंट्रीज के साथ, और इंग्लैंड जीत गया। और जब इंग्लैंड जीत गया, उसको मोनोपोली राइट टू ट्रेड मिला इंडिया में, एंड उसने पॉलिटिकल पावर को भी बना लिया इंडिया में। राइट, सो वंस द ईस्ट इंडियन कंपनी एस्टैब्लिश द पॉलिटिकल पावर, इट कुड assert a monopoly right to trade. ऑल राइट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी मेड वीवर्स वर्क अंडर देम एंड नॉट इंडियन ट्रेडर्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वीवर्स के साथ कैसे काम किया और इंडियन ट्रेडर्स को अपने लिंक से एकदम बाहर कैसे कर दिया। तो आपने इसमें गुमस्ता इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आपने ये बताना है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल पावर मिली थी आफ्टर कर्नेटिक वॉर, उसको राइट टू ट्रेड मोनोपोली भी मिल गया था। तो इंडियन वीविंग क्लास को डोमिनेट करने के लिए उन्होंने गुमस्तास को अपॉइंट किया। ठीक है, अब गमस्ता इनका कंपनी ने क्या किया, दे ट्राई टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स, जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं उनको खत्म किया, ब्रोकर्स को खत्म किया, एंड खुद वीवर्स के साथ डायरेक्टली कंटैक्ट किया, डायरेक्ट कंट्रोल किया वीवर्स को। उन्होंने पेड सर्वेंट को अपॉइंट किया, और उन पेड सर्वेंट्स को क्या बोला जाता था, उन पेड सर्वेंट्स को गुमस्तास बोला जाता था। एंड उनका काम क्या था, टू सुपरवाइज वीवर्स, टू कलेक्ट सप्लाईज एंड टू एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लोथ। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या आता है, जितने भी कंपनी वीवर्स थे, दे वर प्रिवेंटेड कि तुम किसी और बायर से डील नहीं कर सकते, यू कैन ओनली डील विद ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, सो वन वे ऑफ डूइंग दिस वाज थ्रू द सिस्टम ऑफ एडवांसेस, उनको लोन देना शुरू कर दिया। ठीक है, ऑब्वियसली दे वर इन नीड ऑफ मनी, तो वो उस लालच में काम उन्होंने वीवर्स ने काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। वंस एन ऑर्डर वाज प्लेस्ड, द वीवर्स वर गिवन लोन्स टू परचेज द रॉ मटेरियल फॉर देयर प्रोडक्शन। दोज हु टुक लोन्स had to hand over the cloth they produced to the गमस्तास। जिसने लोन लिया उनको किसको हैंड ओवर करना था, गुड बना के गमस्तास को। दे कुड नॉट टेक इट टू एनी अदर ट्रेडर, वो किसी और ट्रेडर को नहीं दे सकते थे। बेसिकली वो लोन लेके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में बन गए थे। As loans flowed in and the demand for fine textile expanded, weavers eagerly took the advances, hoping to earn more. So many weavers had small plots of land which they had earlier cultivated along with the weaving, and the produce from this took care of their family needs. Now they had to lease out the land and devote all their time to weaving. And weaving, in fact, required the labor of the entire family with children and women all engaged in different stages of the process.
ऑलराइट, एंड इसका कंक्लूजन क्या हुआ? इट डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, इट एलिमिनेटेड कंपटीशन फ्रॉम इंडियन ब्रोकर्स एंड ट्रेडर्स इन इंडिया, कंट्रोल कॉस्ट एंड इंश्योर रेगुलर सप्लाईज ऑफ कॉटन एंड सिल्क गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गुमस्ताज और वीवर्स के बीच में क्लैशेस क्यों शुरू हो गए? ठीक है, तो जितने भी वीविंग विलेजेस थे वहां से रिपोर्ट्स आने लग गई कि गुमस्ताज और वीवर्स के बीच में काफी सारा ज्यादा क्लैशेस हो रहे हैं। ठीक है, पहले जो सप्लाई मर्चेंट्स थे वो वीविंग विलेजेस में ही रहते थे। ठीक है, उनका काफी ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप था वीवर्स के साथ, एंड वो जो सप्लाई मर्चेंट्स थे वो वीवर्स की नीड्स का भी ध्यान रखते थे, उनको फुलफिल भी करते थे, एंड एट द टाइम ऑफ क्राइसिस उनको हेल्प भी करते थे। लेकिन जो गुमस्ताज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट किए थे देवर आउटसाइडर, और उनका कोई भी लॉन्ग टर्म सोशल लिंक नहीं था वीवर्स के साथ। तो इसी रीजन की वजह से दे एक्टेड एरोगेंटली। ठीक है, वो क्या करते थे, वो विलेजेस में जाते थे सिपॉइज और पेयर्स के साथ, और वीवर्स जो डिले कर देते हैं अपने सप्लाई को, लेट करते थे, उनको पनिश करते थे, उनको मारते थे। ठीक है, तो वीवर्स क्या का के साथ क्या हुआ, दे लॉस्ट द स्पेस टू बार्गेन फॉर प्राइसेस, एंड they were also not able to sell their goods to different buyers। तो जो प्राइस थे उनको, वो जो प्राइस मिल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी से, उनको वो ही लेना पड़ता था। ठीक है, एंड अगर वो लोन एक्सेप्ट कर लेते थे ईस्ट इंडिया कंपनी से तो वो एक तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में बन जाते थे। सो वीवर्स along with the village traders revolted, opposing the company and its official. Over time, many weavers began refusing loan, closing down their workshops, and taking to agriculture labor. All right. Now, next question in this is, why did trade in Indian textile industries decline after the advent of British in India? तो जब ब्रिटिशर्स आए तो इंडियन टेक्सटाइल का ट्रेड कैसे कम हो गया? तो आपने बताना है कि सबसे पहले 1772 में हेनरी पटूलो जो एक कंपनी ऑफिशियल था उसने कहा था कि जो डिमांड है इंडियन टेक्सटाइल की वो कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि जो इंडिया है वो बेस्ट क्वालिटी टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर रही है। एंड इफ द इंडियन गुड्स वर सोल्ड इन यूरोप, मैनचेस्टर विल नॉट मेक मनी। अगर इंडियन गुड्स यूरोप में बेचा जाएगा तो मैनचेस्टर विल नॉट मेक मनी। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे मैनचेस्टर्स में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि भाई इंडियन मेड गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटीज लगाओ, ताकि अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंडियन मेड गुड्स मैनचेस्टर में तो वो महंगे हो जाए और लोग उसको ना खरीद पाए। ठीक है, ताकि उनको वो कंपटीशन ना फेस कर पाए, मैनचेस्टर मेड गुड्स जो है वो इंडियन मेड गुड्स के साथ कंपटीशन ना फेस कर पाए मैनचेस्टर में। एंड एट द सेम टाइम जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि भाई ब्रिटिश मेड गुड्स बेचो इंडिया में। ठीक है, और जो एक्सपोर्ट था ब्रिटिश कॉटन गुड्स का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया इंडिया में इन 19th century। क्लियर? Now, at the end of 18th century, there were no import of cotton piece good into India, and but by 1850, cotton piece good constituted over 31% of Indian imports, and by 1870s, it was 50%। ठीक है, अगर मैं कॉटन वीवर्स की बात करूं इंडिया में, उनका कॉटन वीवर्स का एक्सपोर्ट एकदम कोलैप्स हो गया था, जो क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ब्रिटेन में मैनचेस्टर में अपनी खुद की इंडस्ट्री सेटअप कर दी थी। राइट, सो द लोकल मार्केट shrank, they were now full of Manchester import। इंडिया में भी मैनचेस्टर गुड्स आने लग गए, मशीन मेड ब्रिटिश मैनचेस्टर गुड काफ़ी ज़्यादा सस्ते थे एज कम्पेयर टू द इंडियन गुड। तो उनको इंडियन गुड compete ही नहीं कर पा रहे थे मैनचेस्टर मशीन मेड गुड के साथ। एंड 1850 तक रिपोर्ट्स जो थी वो ये थी कि मोस्ट वीविंग रीजन्स ऑफ इंडिया फेस देयर डिक्लाइन। ठीक है, एंड बाय 1860s वीवर कुड नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ गुड क्वालिटी, रीजन बिकॉज ऑफ द अमेरिकन वॉर। तो जो अमेरिकन वॉर सिविल वॉर हुआ था इसकी वजह से कॉटन सप्लाई जो होती थी यूएस से इंग्लैंड तक वो कम्प्लीटली कट ऑफ हो गई। तो ब्रिटेन ने क्या किया, वो वापस इंडिया के पास आया रॉ कॉटन एक्सपोर्ट करवाने के लिए। तो इंडिया से रॉ कॉटन वापस इंक्रीज हो गया, इंडिया से एक्सपोर्ट टू मैनचेस्टर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, प्राइस जो था वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट अप हो गया। सो वीवर्स इन इंडिया कुड बाय रॉ कॉटन ओनली एट हाई प्राइसेस। ठीक है, एंड इन दिस सिचुएशन वीविंग जो लोकल वीवर्स थे दे कुड नॉट पे, क्योंकि इंडिया में तो प्राइस बढ़ा दिए ताकि लोकल वीवर्स उसको खरीद ना पाए और हम सारा का सारा उसको एक्सपोर्ट कर दे। सो दे वर बैक टू फार्मिंग। रिजल्ट क्या हुआ, इन 1811 टू 1812 goods accounted for 33% of Indian export, or 1850 to 51 में only 3% of Indian export was there। Right? Clear? So this was the question and answer of topic 3। बाकी question and answer के and इसके पूरे chapter के explanation के लिए you can
Find the link below in the description box, and if you have any doubt, you can comment us on the comment box, and you can reach us out on Instagram, Facebook, or Telegram. So I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.